हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पुराना सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस सेशन में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लॉ एंट्रेंस का जो भी MCQs होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो मंथ आने वाला है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो LSAT वगैरह का पेपर है, MSCET का पेपर है, वो सब होता है। तो आप इससे हर स्टेट का, हर पर्टिकुलर स्टेट का, या फिर हो गया आपका नेशनल लेवल पे जो भी लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन होता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और इस सेशन में मैं 100+ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, मैं इस सेशन को और लेकर के आऊँगी। ठीक, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ करेक्टली मैच्ड टू द ऑथर। आप बताइए, इस चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है कि ये ऑथर और ये बुक नेम सेम है। आपको ये सब चीज़ जानना ज़रूरी होगा अगर आप लॉ के एस्पिरेंट है तो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कि रविंद्रनाथ जी कलेक्टर वाइफ लिखे हैं बुक, ज्योतिबा फुले जी सच अ लॉन्ग जर्नी लिखी हैं, सलमान रश्दिया, ठीक है, अ फाइन बैलेंस लिखे हैं, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे हैं। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्होंने ये बुक को लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन अगस्त 15, 1947 the cabinet of independent India consisted of। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ऑप्शन जो दोनों दिया हुआ है, अगस्त 15 को जो 1947 का जो कैबिनेट जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का बात हो रहा है, तो उस बेसिस पे आप बताइए कि ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और अगर सही नहीं है तो कौन सा होगा? नाइदर होगा, बोथ होगा, या फिर ए सिर्फ सही है या फिर बी सिर्फ सही है। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर जी आप जानते होंगे, मैंने आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन दिया था, तो मैंने आपको हर चीज़ों को क्लैरिफाई किया था भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो हाँ, ये बात तो सही है कि वो पहले लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, और ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बात हो रहा है कि वो क्या फर्स्ट मिनिस्टर थे डिफेंस के। तो क्या ये सही बात है? नहीं, वो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सिर्फ ए ओनली। आवर करेक्ट क्वेश्चन विल बी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक, रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। और मैं एक चीज़ बता दूँ इस सेशन में आप लोगों को कि ये जो मैं सेशन लेकर के आई हूँ, इसमें ना 2021 से लेकर के 2024 तक के 2021 नहीं, 2020 से, ठीक है, मैं इन 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 सारे ईयर्स को कवर करते हुए मैं इस सेशन को लेकर के आई हूँ। ठीक, तो आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगे ये सेशन, तो आप इसको पूरा 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 ये करना। ठीक है, पूरा वॉच करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक, तो आप बताइए, रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1919, 1914, 1917 या 1916। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में हमारा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप गलत आंसर पे आपका माइनस भी मार्किंग जाता है ना, माइनस मार्किंग भी जाता है। तो इसीलिए वेल प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है, ताकि आपका माइनस नेगेटिव मार्क्स ना जाए। ठीक है, नहीं आता है, ठीक है, आप उसे छोड़ दो, बट आप नेगेटिव मार्किंग करके नहीं आना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स से हमारा पॉजिटिव मार्क्स भी छूट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। Three-banded rose finch has been found recently in which of the state? तो आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में थ्री बैंडेड रोज फिंच को फाउंड किया गया है, कौन से स्टेट में फाउंड किया गया है?
आपको ये बताना है। तो बताइए कौन से स्टेट में फाउंड किया गया है? तो फाउंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ फाउंड किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज टू बी रिलीज्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी रिलीज्ड होगा। इंडेक्स टू बी रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो आपको बताना है कि इसमें आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स बनता है वो कौन सी बॉडी बनाती है? वो नीति आयोग बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा 5 क्वेश्चन था, है ना। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑब्वियस सा बात है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल चीज़ों को देखता है। और इसका गठन कब हुआ था? ये मैंने बताया था आपको, 1950 में हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसने ये बनाया था? तो ब्रिटिश द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 6th क्वेश्चन, है ना। 6th क्वेश्चन है, ठीक। तो विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। तो आपको इस क्वेश्चन में मेनली क्या बताना है कि ऐसा कौन सा अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, लॉन्च हुआ है जो कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि आपके जो मतलब लड़ाई वगैरह है उस चीज़ को ऑनलाइन सॉर्ट आउट करता है। तो वो कौन से आयोग, मतलब सॉरी मैं आंसर बता दी। तो वो कौन सा काउंसिल या फिर आयोग करता है? तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, या नीति आयोग, या नेशनल वुमेन कमीशन। तो आई नो इसमें मैंने आंसर बता दिया है, बट मैटर ये करता है कि आप लोग आंसर सुन के सोचते हो कि हाँ ठीक है ये आंसर हो जाएगा। नहीं, आप सोचो कि नहीं ठीक है ये गलत बता रही हैं, तो जो मैंने सोचा है वही आंसर होगा। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग विल बी आवर करेक्ट आंसर। हमारा डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है? जो हैंडबुक वगैरह का होता है रिजोल्यूशन का, तो वो नीति आयोग करता है। ठीक है, अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो मेंटल वेल बीइंग डिजिटल प्रोग्राम MANAS स्टैंड्स फॉर। तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा एग्जैक्ट। तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मैलिटी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मैटरनल हेल्प, नहीं मैटरनल हेल्प कैसे हो सकता है? मैटरनल हेल्प तो आप बात करते हो जब वुमेंस की प्रेगनेंसी की बात होती है, तब आप मैटरनल पे जाते हो, है ना। मेंटल हेल्थ एंड नन, ठीक है, यहाँ पे नन होगा। ठीक है, नन ऑगमेंटेशन, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नन आ गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मैलिटी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 8 क्वेश्चन। ठीक, 8 क्वेश्चन। Who among the following has not won the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ था, देखिए मैंने बोला ना कि मैं 2020 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इस सेशन में तो ये बेनिफिट तो होने वाला है ना। तो बताइए, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि आपसे रिसेंटली वाले नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप हमेशा एनालाइज करिए। इस जो मैं ये सेशन लेकर के आई हूँ ये DU की एंट्रेंस एग्ज़ाम की है, पंजाब यूनिवर्सिटी की है, ठीक है, BHU की है, ठीक है। वहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की जो क्वेश्चंस होती हैं उनको मैं कोलैब कर करके फिर उसके बाद एक सेशन में हर चीज़ों को कवर करने का कोशिश की हूँ। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी लगे तो पूरा वॉच करिएगा। ठीक, तो 8 का आंसर हमारा क्या होगा? रानी रंपल, मनिका बट्रा, विनेश फोगट, शिखर धवन। नहीं, आपसे पूछा है कि नॉट, क्या पूछा है? नॉट, किसने विन नहीं किया? ऑब्वियस सा बात है शिखर धवन हो जाएगा, है ना। शिखर धवन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा
9 क्वेश्चन है, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट विन द अर्जुना अवार्ड 2020? नॉट, अगर इस चीज़ को आप स्किप कर दिए ना, आपका पूरा आंसर गलत हो जाने वाला है। अगर चीज़ों को आप, जैसे होता है ना जल्दबाजी में, हाँ मुझे आता है, ठीक है, अर्जुना अवार्ड क्या है मुझे पता है, ठीक है, आंसर हो जाएगी ये, इस आंसर में हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, तो नॉट जो चीज़ लिखा होता है ना, इसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। विराट कोहली ने इसको नहीं जीता था, जो कि अर्जुना अवार्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच खा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए। मिज़ोरम का ऐज़वाल, मणिपुर का ईटानगर, सिक्किम का शिलोंग, मेघालय का कोहिमा। आपको ये पता होगा कि ये कंट्री का नाम है, सॉरी, ये स्टेट का नाम है और ये उसके कैपिटल्स है ना। तो आप बताइए कि क्या हो जाएगा आंसर। तो ठीक है, सिक्किम का शिलोंग नहीं होता है, मेघालय का कोहिमा नहीं होता है, मणिपुर का ईटानगर नहीं होता है, तो मिज़ोरम का ऐज़वाल होता है ना। अगर आपको चीज़ नहीं आ रहा है तो आप उसमें बताइए कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप उसको, जैसे आपको जो चीज़ आता है, ठीक, तो उस चीज़ को आप मैं कैसे बताऊँ, उसे हटाते जाइए। जैसे आपको पता है कि ठीक है, मेघालय का कोहिमा नहीं हो सकता, आपने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक। आपको पता है कि आपने कहीं शिलोंग सुना है, तो आपको पता है कि वो सिक्किम का कैपिटल नहीं है, आपने उसको भी क्रॉस कर दिया, ठीक। आपने मणिपुर सुना हुआ है, आपको लगा कि नहीं ईटानगर नहीं हो सकता, तो बचा कौन? मिज़ोरम बचा, तो मिज़ोरम आंसर हो जाएगा। ऐसे एनालाइज कर सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 11th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छूट गया है, छूट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्लासिकल डांस फ्रॉम केरला के लिए। केरला का क्लासिक डांस क्या है? तो मैं ये भी करंट अफेयर में एक सेशन लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं स्पेसिफिक हर कंट्री का डांस का बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स का बता दूँगी, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब चीज़, हर चीज़ को मैं कवर करवा दूँगी, यू डोंट वरी, ओके। तो बताइए क्या होगा? भरतनाट्यम, सात्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली। तो केरला का कथकली हो जाएगा, ठीक है। कथकली विल बी आवर करेक्ट आंसर, ओके। तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आपसे मेनली क्या पूछ रहा है, तो वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं इस चीज़ में आपको एक चीज़ बता दूं कि जम्मू कश्मीर का अभी तो ऑलरेडी आपको पता है कि चीज़ें ऐसी छिड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के मामले में कि हाँ, तो आपको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर का चीज़ अभी छिड़ा हुआ है कि जो भी वहाँ का डिस्प्यूट हो रहा है कि उन लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, बट ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है। भारत का वो क्या बोलते हैं उसे, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान है मतलब कि सारे स्टेट के लिए लागू होता है, वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो हर स्टेट को फॉलो करना ये कंपलसरी है। अब आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे ज़्यादातर ये मुस्लिम्स हैं, ये हैं वो हैं, तो मैं ये भारत का संविधान को फॉलो नहीं करूँगा। दैट्स वाई ये अभी छिड़ी हुई है कि 370 जो हमारा अनुच्छेद है संविधान का, उसे अभी हटाना है या रखना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1860 का इंडियन पिनल कोड के द्वारा कौन सा जम्मू कश्मीर का सेक्शन है जिसको ओमिटेड किया गया था। सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 1 है, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस लाया गया था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 13 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लॉ एस्पिरेंट्स का इंग्लिश वीक है ना, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कितनी बड़े बड़े पैराग्राफ है, चीज़ों को समझना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में मेनली क्या बोल रहा है कि एक्स गोज टू अ शॉप
फॉर बाइंग एन आइटम कॉस्टिंग ₹10। ठीक है, एक्स एक दुकान पे गया, ठीक है, एक दुकान पे गया जो कि उसको 10 रुपये का सामान लेना था। ठीक, वो सामान ले लिया 10 रुपये का। एक्स गिव ₹10 कॉइन टू द शॉपकीपर। उसके बाद वो सामान लेने के बाद 10 रुपये का जो कॉइन था एक्स ने शॉपकीपर को, दुकानदार को दे दिया। बट द शॉपकीपर रिफ्यूजेस टू सेल द आइटम एज ही डज नॉट एक्सेप्ट द ₹10 कॉइन। उसके बाद क्या हुआ कि शॉपकीपर ने वो जो 10 रुपीज़ का कॉइन था उसको कहा कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद वो अपने सामान को नहीं बेचता है। उसके बाद इसी चीज़ पे आर्ग्यू होने लगता है कि ये शॉपकीपर कहने लगा कि जो ₹10 का कॉइन है उसके लोकेलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट लीगल ऑप्शन एक्स हैज़ इन दिस सिचुएशन। तो एक्स का क्या लीगल ऑप्शन होगा इस सिचुएशन में, जो कि एक्स खुद को इस सिचुएशन से निकालेगा। तो ऑप्शन देखिए और चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए कि एक्स इस सिचुएशन में क्या करेगा, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा 13 का आंसर। तो देखिए, एक्स फाइल करेगा, केस फाइल करेगा कोर्ट में। किसके अगेंस्ट करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट करेगा कि जो उसने कॉइन चलाया है वो किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करेगा शॉपकीपर के द्वारा कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, जो कि लीगल टेंडर है आरबीआई के द्वारा, है ना। उसके बाद फाइल करेगा एक्स पीआईएल के रिगार्डिंग कि जो 10 रुपीज़ का कॉइन है उसका इनवैलिड माना जा रहा है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है एक्स हैज़ नो लीगल ऑप्शन। तो आप बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, वो पुलिस कंप्लेंट करेगा ना, है ना। पुलिस कंप्लेंट करेगा क्योंकि शॉपकीपर ने रिफ्यूज़ किया वो 10 रुपीज़ की कॉइन को, है ना, जो कि आरबीआई के द्वारा माना जाता है कि वो सही है वो 10 रुपीज़ का कॉइन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा 14 क्वेश्चन है ना, 14। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हम एक मिनट, हाँ, कि एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन का हेल्प करता है। ठीक है, किस चीज़ में? तो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए वो उसका हेल्प करता है। तो हम उसे लीगल टर्म में क्या बोलेंगे? अबेटर बोलेंगे, इंस्टिगेटर बोलेंगे, अकम्प्लिस बोलेंगे, या फ्रेंड बोलेंगे? नहीं, फ्रेंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रेंड तो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये तो हमारा लीगल वर्ड है ही नहीं, है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही होगा? तो बताइए मुझे कि ये आंसर सही होगा। अबेटर, इंस्टिगेटर, अकम्प्लिस और फ्रेंड। तो फ्रेंड को तो मैंने काट दिया, है ना। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही होगा। अकम्प्लिस होगा, ठीक है, अकम्प्लिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Who among the following has the power to issue an order under section 144 of the Criminal Procedure Code 1973 CRPC? तो मैंने बताया था कि 1 जुलाई से हमारा न्यू लॉ का नाम आ रहा है BNS, और एक क्या था, एक आई थिंक कुछ था एविडेंस एक्ट वाला, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे CRPC में। ठीक है, सेक्शन 144 क्या बोलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करता है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है? किस चीज़ की बात करता है? तो पहली बात तो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की बात नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं।
उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की भी बात नहीं करता है, नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी बात नहीं करता है। तो किस चीज़ की बात करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पुट्स जेवल्स इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है। ए एक इंसान है जो कि जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स। ए सोचता है कि जो कि जेड से बिलोंग करता है उसका बॉक्स, ठीक है, तो वो सोचता है कि उस बॉक्स में उसे कुछ मिलेगा, वो ऐसे इंटेंशन से हो जाता है। एंड दैट दिस सर्कमस्टांसेस में कॉज जेड, और इस कारण, और ये जो चल रहा था उसके कारण जेड ने कॉज कर दिया क्या, कि कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, ठीक। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए ने क्या क्राइम करा आपको ये बताना है, ठीक है। तो उसने लाइंग किया, मतलब झूठ बोला, ठीक है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, उसने फॉल्स एविडेंस दिखाया। फैब्रिकेटिंग एविडेंस, ठीक है। उसके बाद चीटिंग, उसने गलत किया। तो उसने क्या किया ये बताना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? फैब्रिकेटिंग एविडेंस, ठीक है। फैब्रिकेटिंग विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफेंस, यहाँ पे क्या होगा? ऑफेंस होगा, ठीक है, ऑफेंस होगा, ठीक। इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन वॉलेंटरली obstruct another so as to prevent the later in proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन अगर ऑफेंस कमिट करता है, ठीक, हाँ करता है, तो वो वॉलेंट्री एब्स्ट्रक्ट होगा दूसरे पर्सन के लिए। तो उस चीज़ में उस पर्सन का क्या राइट होगा? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या असॉल्ट, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 20th क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ 20th क्वेश्चन है। तो इन ऑल रॉबरी देयर इज, तो रॉबरी को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो देखिए इस चीज़ों को समझिए कि थेफ्ट अलग होता है, एक्सटॉर्शन अलग होता है और रॉबरी अलग होता है। तो आप एक ही चीज़ में तीनों चीज़ को तो नहीं मिला सकते हो। आप रॉबरी में एक्सटॉर्शन तो नहीं मिला सकते हो, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप रॉबरी में थेफ्ट को भी नहीं मिला सकते हो और दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, है ना, विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन, हु चेयर्ड द फर्स्ट लॉ कमीशन दैट प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑन द इंडियन पिनल कोड। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो इंडियन पिनल कोड है हमारा आईपीसी, जो कि 1860 के द्वारा बनाया गया था, तो उसको, ठीक है, उसको पहली बार किसने ड्राफ्ट किया था? कौन से फर्स्ट लॉ कमीशन थे जिन्होंने पहली बार इसको ड्राफ्ट किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, थॉमस मैक्यूले, विलियम बेंटिक या चार्ल्स हार्डिंगे, किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉमस मैक्यूले, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा 22 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ठीक है, फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है, सिविल प्रोसीड्यूर होता है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर होता है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिस्ट में लेते हैं? स्टेट लिस्ट में लेते हैं? नहीं, स्टेट लिस्ट में नहीं लेते हैं। यूनियन लिस्ट में लेते हैं? नहीं। कंकरेंट लिस्ट?
यस, कंकरेंट लिस्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, कंकरेंट लिस्ट विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ सिटिंग द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैज़. तो देखिए, कल के करंट अफेयर में आपको याद है कि मैंने बताया था कि ट्रिब्यूनल भी एक तरह का कोर्ट ही होता है जिसको हम दूसरे नाम से ट्रिब्यूनल बोलते हैं. तो उसमें चीज़ों को, जैसे कि ये है ना, ये नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंट का जितना भी केस होता है वो सब चीज़ों को देखा जाता है कि किसने पॉल्यूशन कर दिया, किसने इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाया. तो वो सब चीज़ों को इन लोग हैंडल करते हैं. ठीक है, तो बताइए ये कितने हैं टोटल. जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कितने हैं. 1 है? नहीं. 3 है? नहीं. 4 है? बिल्कुल भी नहीं. 5 है. कितने हैं? 5 है ना. 5 है टोटल. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The World Commission on Environment and Development in its report titled. तो बताना है आपको कि इतना जो बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसका टाइटल क्या था इन चारों में से. ब्रंडलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर, एजेंडा 21, केयरिंग फॉर द अर्थ, अ स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल लिविंग. तो क्या होगा आंसर. इतना बड़ा सा पैराग्राफ, समझ रहे हैं, चीज़ों को समझते जाइए फिर पता चलेगा. अच्छा, टाइटल बताना था, है ना. तो उसका आंसर क्या होगा. 25. तो इसका आंसर हमारा होगा आवर कॉमन फ्यूचर. इसका टाइटल क्या था. आवर कॉमन फ्यूचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले. देखिए, What is the main objective of the Union Nation Framework Convention on Climate Change UNFCCC. तो आपको बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था UNFCCC का. ठीक है, तो क्या था. डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन. कैसे हो सकता है ये, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो सकता. तो क्या हो सकता है. तो इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं. इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं. तो आंसर हो जाएगा बी, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा. सेकंड विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. चलिए, ये देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग. तो बताइए. हम लोग दिसंबर 10 को मनाते हैं, अप्रैल 30 को, जून 5 को, या अगस्त 15 को. तो हम लोग जून 5 को इसको सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. ठीक है, एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि एडवोकेट जो MC मेहता थे, ठीक है, MC मेहता को तो जानते होंगे आप लोग, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था. ठीक है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था. तो क्या हो जाएगा आंसर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. पब्लिक इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल लिटिगेशन. ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नॉइज पोल्यूशन वॉज इंक्लूडेड इन द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एज पोल्यूशन इन द ईयर. कौन से ईयर में हुआ था ये चीज़, आपको ये बताना है. तो इसका ईयर आपको बताना है. तो इसका ईयर हो जाएगा 1987. ठीक है, 1987 विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हम लोग ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें समझने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बस ऑब्जेक्टिव्स को समझते जाएं कि मतलब कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. वो चीज़ इम्पोर्टेंट करता है, मैटर करता है. ठीक, तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. तो बोल रहा है अ पर्सन सोल्ड अ वॉच फॉर ₹1520. एक पर्सन है, ठीक है, जिसने कि वॉच खरीदा 1520 रुपीज़ में. ठीक है, एंड देयर बाई लॉसेस 5%.
और उसने कितने परसेंट को लॉस कर दिया, उसने 5% लॉस कर दिया। और उसके बाद वो ऑर्डर किया तो उसने गेन कितना किया, 10% उसने गेन कर लिया, मतलब उसको 10% प्रॉफिट हो गया। तो सी हैज़ टू सेल द वॉच फॉर, मतलब वो अपना जो वॉच है जो कि खरीदा है वो कितने में बेचेगा, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो रुपीज़ 1660, 1660, रुपीज़ 1760, रुपीज़ 1600, रुपीज़ 1680। तो आपको बताना है कि आंसर इसमें क्या होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए मैं इसमें सारे टाइप्स की क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, क्वांट की हो या फिर मैथमेटिक्स हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं प्रीवियस ईयर की सारे क्वेश्चन उठाने का कोशिश की हुई हूँ, जो कि DU, उसके बाद और कौन सा था, हाँ DU था, BHU था, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी था, और भी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, और AILET का भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा, तो ऑफ 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक, क्या बोला मैंने, 3 नंबर्स दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि द फर्स्ट इज हाफ ऑफ द सेकेंड, जो फर्स्ट नंबर है वो हाफ है सेकेंड के, ठीक है, एंड द ट्वाइस ऑफ थर्ड, और जो तीसरा नंबर है उसके ट्वाइस है, मतलब दुगना है। द एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 42, जो भी नंबर है उसका एवरेज कितना है, 42 है। तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर और क्या हो जाएगा, तो 36 होगा, 18 होगा, 12 होगा या 24 होगा, क्या होगा। तो हमारा 18 आंसर हो जाएगा, 18 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, ओनली द पार्टी, ये कहाँ से मैंने क्वेश्चन लाया, तो ये है आपका लीगल मैक्सिम, है ना। ओनली द पार्टी हु हैज़ सफर्ड डैमेज और इंजरी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको इस चीज़ में बताना है कि ये जो मीनिंग है, ठीक है, ये जो मीनिंग है कि ओनली द पार्टी हु हैज़ सफ़र्ड, मतलब कि जो पार्टी है वो सफ़र कर रहा है किस चीज़ से, डैमेज और इंजरी से, तो वो कौन से अप्रोच करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना। तो आंसर क्या होगा, तो क्या लगता है, लोकस स्टैंडी, मोडस ऑपरेंडी, क्विड प्रो क्यो, स्टेटस क्यो, क्या होगा आंसर, आप बताइए। फटाफट से आंसर करना ज़रूरी है, आप ऐसे बैठे रहेंगे कि ठीक है बताएंगी तब पता चलेगा कि आंसर क्या होने वाला है, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो लोकस स्टैंडी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस मीनिंग का मतलब है लोकस स्टैंडी। ठीक, लीगल मैक्सिम कम से कम आपका 3 to 4 क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 है। ठीक, पार्ट 4 है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल के नेम्स दिए हुए हैं आपको, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि DPSP का पार्ट नहीं है, आर्टिकल नहीं है DPSP का। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, नहीं ये नहीं होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कौन नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए, ये तो है, ठीक है, ये तो होता है, और ठीक है, मैन और वुमेन को इक्वल पैसा दिया जाएगा हर काम के लिए, ठीक है, ये भी होता है। तो ये देखिए, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये हमारा DPSP नहीं है, समझे, DPSP ये हमारा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेमेडी ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज अवेलेबल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टू।
तो आपको बताना है कि जो रेमेडी ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है, जो कि कॉन्जुगल राइट होता है, ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, जो कि 1955 में बना हुआ है। तो वो किसको मिलता है? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है आंसर। तो हस्बैंड ओनली नहीं, वाइफ ओनली नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, दोनों को कॉन्जुगल राइट मिलता है, दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए, गीता है जो कि जैन है। ठीक है, गीता एक लड़की है जो कि जैन कास्ट से बिलोंग करती है, और जो श्याम है वो हिंदू है। ठीक, तो उन लोगों का मैरिज कौन से एक्ट में निर्धारित होगा? तो आपको बताना है कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट होगा, हिंदू मैरिज एक्ट, आइदर ए और बी, नाइदर ए और आइदर नाइदर ए नॉर बी। आपको बताना है क्या होगा आंसर। तो आइदर ए और बी, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? तो देखिए, इसमें मुस्लिम लॉ का भी बात आ गया, तो यहाँ पे फिर से आपसे नॉट की बात करी गई है कि इसमें से कौन सा है जो नहीं है मुस्लिम लॉ का पार्ट। तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, श्रुति जो नाम है वो इंडियन कल्चरल का है ना, तो इंडियन इंडियन ही देख के समझ जाओ ना। सुन्नत तो नहीं होगा, ठीक है ना, इजमा भी नहीं होगा, कुरान भी नहीं होगा, तो क्या होगा? श्रुति होगा, बिल्कुल श्रुति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी बोलो, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। In which of the following cases of the Supreme Court of India made it mandatory for candidate contesting election to the legislature and their spouses to declare their source of income at the time of filling nominations? तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन से केस में ये चीज़ को मैंडेटोरी किया था, कंपलसरी किया था, कि जो कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन होता है, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा होता है, तो उसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम एट द टाइम ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन बताना होगा। तो ये किसके केस में बताया गया था? तो लोक प्रहारी के केस में बताया गया था। ठीक है, जन चौकीदार, उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किस में बताया गया था? लोक प्रहारी, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आज्ञा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases did the Supreme Court of India hold that seeking votes in the shame of voters relation in amount of corrupt practice? तो इसमें फिर से आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला का बात कर रहा है। तो देखिए, जजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप जिस ईयर के लिए आप कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जो कि बहुत ही फेमस हो, है ना, जो कि इंदिरा गांधी का केस हो गया, या फिर उसके बाद मनिका गांधी का केस हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे मेनली क्या पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया हुआ था सीकिंग वोटर्स इन द शेम ऑफ वोटर रिलीजन में, क्या आया था? नहीं, ये किसका केस है आपसे ये पूछ रहा है, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा अभिराम सिंह वर्सेस CD कमलचिन। ठीक है, ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, मतलब 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इतने बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि घबराने से आंसर गलत हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो ए बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। क्या ऐसा बात सही है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती हैं वो दोबारा इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। वो लड़ सकती हैं, है ना, वो लड़ सकती हैं। लोकसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल भी नहीं। राज्यसभा अपना अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का।
तो द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, ये और ये, है ना, ये और ये क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोला। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होती है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये भी गलत है। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया प्रेजेंट 25, जी बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या सही बात है? ये सही बात है, ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर सी और डी सही है तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। इन चीज़ों को गौर से देखिएगा, इस बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा। आपको इस चीज़ों को भी गौर करना है कि यहाँ पे मेनली आंसर क्या लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, द क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोक सभा अंडर 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेफर्ड फॉर द डिसीजन 2। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो डिसक्वालिफिकेशन होता है, जो कि स्पीकर होते हैं लोकसभा के, तो 10 शेड्यूल के अंदर कौन डिसाइड करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो कौन करता है बताइएगा। तो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यहाँ नहीं नहीं, राज्यसभा का तो बात ही नहीं हो रहा, लोकसभा का बात हो रहा है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। द मेंबर इलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द लोकसभा विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द इलेक्टोरल कॉलेज, है ना, दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका ऑप्शन का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑल मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जी, सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, द यूजुअल प्रोसेस ऑफ वैलिड एग्रीमेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में मेनली क्या बताना है कि देखिए, अगर आपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कौन से टॉपिक का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो क्या उसका प्रोसेस होता है, जो कि उसका वैलिड प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पहले एक्सेप्ट होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर कंसिडर होता है, या फिर ऑफर होता है। तो आपको इन चीज़ को रिलेट करके तब आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या हो सकता है। पहली बात तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं ही करेंगे आप, डी से सारा स्टार्टिंग है ना, तो हम डी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑफर, ठीक है, पहले ऑफर करेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, सब में डी 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 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी डी दिया हुआ है। ठीक, अब सी दिया हुआ है पहले वाले में, तो देखिए सी, तो ऑफर के बाद कंसिडर तो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसको कट मार्क कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बी दिया हुआ है, तो बी को देख लेते हैं। ऑफर के बाद एग्रीमेंट करेंगे क्या हम लोग? नहीं, एग्रीमेंट नहीं करेंगे। एग्रीमेंट कैसे करेंगे? ऑफर के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ना कंसिडर करेंगे, उसके बाद ना एग्रीमेंट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर, थर्ड। ठीक, डी सी, डी ए सी बी, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये डी हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा सेकेंड हो जाएगा,
उसके बाद सी हमारा थर्ड हो जाएगा, उसके बाद बी हमारा फोर्थ हो जाएगा, है ना, बी हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक, पहले ऑफर करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंसीडर करेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट होगा। तो ये हमारा प्रोसेस है और ये हमारा आंसर है सी। ठीक, तो बस आज का सेशन इतना ही था। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में मुझे सही बताऊं तो मुझे कम से कम 3 to 4 आवर्स लग गए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं मेहनत जैसे कर रही हूँ वैसे आप भी मेहनत करो तो प्लीज़ इस सेशन को पूरा वॉच करो। मेरे लिए बस इतना करो कि इस सेशन को पूरा वॉच करो, एंड तक देखो, चीज़ों को समझो। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखो, ठीक है, 2 बार देखो, फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। वहाँ पे फ्री आपको पीडीएफ मिलेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करो, उसके बाद आप कॉपी में एक तरीके से नोट डाउन करो। जैसे कि मैं आंसर ऐसे समझा रही हूँ तो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में फिट रहेंगी कि हाँ इसका ये आंसर होगा। तो आप पीडीएफ देखोगे आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो वैसे एनालाइज करके पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बस आज का सेशन इतना ही था। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू कमिंग एंड वॉचिंग माय सेशन।